हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम पीवाईक्यू करने जा रहे हैं जो कि यूपी एलटी ग्रेड के इंग्लिश एग्जामिनेशन से संबंधित है और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 2018 में पूछे गए हैं। आज के इस सेशन में हम 20 एमसीक्यूज करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आपको बताना है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये किनकी रचना है। तो हम जानते हैं ये किनकी रचना है, आर के नारायण की। ये पब्लिश हुआ था 1947 में। याद रखना है आपको, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका जॉनरा भी आपको याद रखना है। क्लियर है। अब देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक फेक एस्ट्रोलॉजर की कहानी है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वह लोगों को ठगता है। मतलब कि उसके पास जानकारी नहीं है लेकिन लोगों को ठग रहा है वो अपने एस्ट्रोलॉजी के जानकारी को बताकर। याद रखना है कि आर के नारायण को ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। आर के नारायण के बारे में आपको जानना है कि इनको ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है इनके जितने भी वर्क्स, महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, उनको याद रखना है। फिर मुल्कराज आनंद के बारे में भी आप जान लें। मुल्कराज आनंद की जितनी रचनाएं हैं उनको आप एक बार देख लें, टाइटल कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। खुशवंत सिंह की भी आप देख लेंगे, खास करके इनका एक ट्रेन टू पाकिस्तान है, इसको देख लेंगे। राजा राव का कांथापुरा, इन सभी का समरी आपको कम से कम आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज रिटन बाय। इसमें आपसे पूछा गया है किस चीज के बारे में, कि ये जो रचना है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके रचनाकार कौन है, इसे लिखा किसने है। तो इसके रचनाकार हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। हम सब जानते हैं कि एक रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिसिज्म के ये हो गए एसटी कॉलरीज वगैरह, क्या हो गए, ये पायोनियर थे। पायोनियर मतलब दे वर टॉर्च बेयरर्स। इस वर्क में उन्होंने चर्चा किया है कि किस तरह से जो लोग हैं मॉडर्न लाइफ में इतने मटेरियल पोजीशंस की ओर भाग रहे हैं, वर्ल्डली परसूट्स के पीछे भाग रहे हैं, अर्थात उनका जो नेचर से डिटैचमेंट है उस चीज को इन्होंने बताया है। क्लियर है। चलिए, इसमें आप एक चीज और देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के भी सेंस को आप समझेंगे। यहां पर जो है इस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चल रही है उस समय पूरे यूरोप में, उसकी भी इन्होंने बात की है। चलिए ठीक है, अर्थात आंसर क्या हो गया आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी भी जितनी भी रचनाएं हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। इनके जितने भी विचार हैं, पोएट्री का इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है, जो भी इनके वर्क्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जॉन किट्स की भी आपको रखना है क्योंकि ये भी रोमांटिक पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखेंगे, ये हमारे अमेरिकन पोएट थे। ठीक है ना। पीबी शेली भी आपके रोमांटिक पोएट थे। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सिर्फ आप आंसर न देखें बल्कि जितने भी ऑप्शन में आपके राइटर्स या ऑथर्स या पोएट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये आया कहां से, ये कोटेशन आया कहां से। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो है हमारा कोटेशन, ये दिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जिन्हें हम पोएट ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं। रोमांटिसिज्म के ये पायोनियर थे, टॉर्च बेयरर थे। इनकी एक पोएम आई थी 1802 में, याद रखना है आपको, 1802 में आई थी, माई हार्ट लिप्स अप, माई हार्ट लिप्स अप। ये जो इनकी रचना थी, इसमें जिसे हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं, इसमें इन्होंने ये कोटेशन यूज किया था। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सबसे पहले एक एक करके हम छाटेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट कीजिए आप। सिमिली का प्रयोग करते हैं जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी एक पॉइंट को लेकर के सिमिलैरिटी दर्शाई जाती है। याद रखना, यहां तो कोई सिमिलैरिटी दिखाई नहीं जा रही है, खास करके हम एज या लाइक जैसे शब्दों के द्वारा हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, खत्म हो गया। मेटाफर को हम इंप्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ए को बी कह देते हो आप, इट मींस जो जिसकी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तुलना हो रही है उनमें क्या है, डायरेक्ट हम एट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मान लिया मैंने बोला यू आर द सचिन ऑफ माई टीम, यू आर द सचिन ऑफ माई
टीम, अर्थात आपने किसी थर्ड पर्सन को क्या बोल दिया, सचिन बोल दिया। इट मींस वो सचिन है नहीं, लेकिन आप उसको डायरेक्ट सचिन बोल रहे हो, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये भी नहीं हुआ, यह डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, यहाँ पे ए पेयर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, ए पेयर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, और जिसमें क्या किया जाता है, ये दोनों जो वर्ड होते हैं ना, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे मैंने बोला डेफनिंग साइलेंस, मतलब एक ऐसी साइलेंस जो क्या है, आपको बहरा बना रहा है। और हम देखते हैं कि कोई भी इस तरह के जो साउंड है, या मैं कहूं नॉइजी साउंड है, उनसे हमें लगता है कि बहरे हो जाएंगे। और यहाँ क्या बोल रहा है कि साइलेंस को डेफनिंग बोला गया है, अर्थात डेफनिंग और साइलेंस एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। अब इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को प्लेस किया जाता है, जिसमें दो होते हैं और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, एंटोनिम होते हैं। क्लियर है? जैसे आप एक ले सकते हो क्या, क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज मतलब गुस्सा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्लियर है? तीन ऑप्शन तो हमारे छट गए। अब बचा कौन, पैराडॉक्स, अर्थात यही होगा। पैराडॉक्स में क्या होता है कि आप एक स्टेटमेंट देते हो, और उस स्टेटमेंट में दो सिचुएशंस हैं, और दोनों सिचुएशन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, दो सिचुएशन की बात हो रही है, दो एक स्टेटमेंट में दो क्लॉजेज हैं, और वो दोनों क्लॉजेज एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, या इम्पॉसिबल है, दोनों एक साथ संभव ही नहीं है हो। क्लियर है? अब देखेंगे, यहाँ पे कहता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब बच्चे को बोला जा रहा है पिता किसका, आदमी का। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन अगर हम पोएटिक लैंग्वेज में आए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि आपका चाइल्डहुड है ना, वही आपके मैनहुड को सेव करता है। आपके जो चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो भी चीजें सफर की हैं, आपने जो भी लर्निंग अर्जित किए हैं, वो सारी चीजें आपको एक मैन बनाता है। मतलब आप आदमी बनते हो, इसका बेस कहां छिपा हुआ है, चाइल्डहुड में, एक चाइल्ड में। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको क्या कहना है, इस सेंटेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस ढूंढना है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वर्ब में परिवर्तन करते हैं, वाज या वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। चेज्ड ऑलरेडी क्या है, ये सेकेंड और थर्ड एक ही जैसा होता है। आपको यहां दिख रहा है चेज, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे हमने क्या देखा, इज है, इज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यहाँ पे हैज का प्रयोग है, हैज का हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, ये भी खत्म हो गया। इज प्लस बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी खत्म, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से बनाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक यहाँ है इडियम दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कहता है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब होता है डाई, मरना। अब ऐसे समझ लो, एक बाल्टी रखा हुआ, आप उसको लात मार के फेंक रहे हो, मतलब क्या है, अब वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। इट मीन्स कि वो डेड है। क्लियर है? अर्थात इसका मीनिंग हो जाएगा टू डाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन। यहाँ पे जो ऑप्शन है, इनमें से किसे हम बार्ड ऑफ एवन के नाम से जानते हैं। हम सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर को क्या बोला जाता है, बार्ड ऑफ एवन। क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन। स्ट्रैटफोर्ड एक जगह है, और एवन जो है क्या है, ये आपका एवन एक नदी है, याद रखना। और बार्ड का मतलब होता है पोएट, ये याद रखना है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये सेंटेंस आपका है डायरेक्ट नरेशन में है, इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट का होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, और जो टेंस है वो बैक शिफ्ट हो जाता है। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो ये ही में बदल जाएगा। देखेंगे यहाँ भी ही, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों में है। चलिए ठीक है। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये असर्टिव सेंटेंस का है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट लगाएंगे। देखिए दो जगह दैट है, यहां पे नहीं है, खत्म कर दीजिए इन दोनों को। अब देखिए आई ही में बदल जाएगा, ही सेड दैट, ही सही है। अब विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, ठीक है ना, वुड भी यहां है, यहां पे आपने विल छोड़ दिया, गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि इसमें आपको एरर ढूंढना है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वन ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, या
प्रोनाउन है आपका तो वो भी प्लूरल आएगा ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। लेकिन वर्ब जो होता है हमारा सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है? देखिए, आप ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब से। सब्जेक्ट मेरा वन है, वन मेरा सिंगुलर होता है, और जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और हम सबको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है। और जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं तो पांचवा बनता है, और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। प्रेजेंट टेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसाइड। इसका क्या करना है आपको? इसका आपको ढूंढना है नाउन फॉर्म, अर्थात इस वर्ड से आप कैसे नाउन बनाएंगे। इसका नाउन आपका क्या हो जाएगा? डिसीजन। जैसे हमने बोला रिवाइज, रिवाइज मतलब आपको क्या करना है? पुनरावलोकन करना है, फिर से देखना है, ठीक है ना। और इसका क्या बनाते हैं आप? रिवीजन, ठीक है ना। उसी तरह से डिसाइड, डिसीजन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कहते हैं इस स्टेटमेंट में एक वर्ड है ऑनेस्टी, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्लियर है? कैसा? नाउन का टाइप बताना है आपको, ठीक है ना। ऑनेस्टी क्या है? इट इज ए क्वालिटी। ये क्या है? एक क्वालिटी है, और जिस क्वालिटी को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम फील ओनली नाउन के रूप में भी जानते हैं। और फील ओनली नाउन में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है इनविजिबल, जो होता है लेकिन दिखता नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको क्या करना है? इसमें से ढूंढना है कि कौन करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, सेंटेंस के जो भी रूल है उसको फॉलो कर रहा है। कहता है ही डिड नॉट, ठीक है भैया, ही के साथ आपने डिड लगाया, नॉट लगाया, सही है। लेकिन हम सबको पता है कि डू डज डिड, डू डज या डिड, या फिर कोई मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आपको पता होगा मॉडल वर्ब। इनके बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां आपने देखा कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो खत्म। क्लियर है ना। दूसरा देखेंगे ही डज नॉट, ही के साथ डज लगता है, सही है, नॉट सही है। लेकिन यहां फिर देखेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यहां क्या चाहिए आपको? डू डज डिड के बाद V1 चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट नो, डिड है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ये सही आंसर हो गया। देख लेते हैं नीचे भी क्या है। ही के साथ हम डू का प्रयोग नहीं करते, या तो डिड पास्ट में करो या प्रेजेंट में डज का प्रयोग करो, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है द ऑपोजिट ऑफ जेनरस इज। आपको क्या बताना है? जेनरस का ऑपोजिट बताना है। जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है वन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्प के लिए तैयार हो, मीन्स हु इज ओपन टू ऑल एंड ही हैज द सेम फीलिंग फॉर एवरीवन। उसके पास हर व्यक्ति के लिए एक जैसी ही भावना है, मदद की भावना है। अब देखते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं। पहला है हमारा सेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है? जो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, अर्थात आपको ढूंढना है अपोजिट वर्ड, अर्थात ये इसका सही आंसर हो जाएगा। काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे किसके? जेनरस के। मतलब काइंड भी जो होता है, व्यक्ति जो दयालु होते हैं, क्या दूसरे के बारे में सोचते हैं। फ्रेंडली होते दोस्ताना, वो भी हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। हेल्पफुल वही तो हो गया ना जो हेल्प करने की भावना रखता हो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी सिंग्स स्वीटली। इस सेंटेंस में आप देखेंगे स्वीटली किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा है। इस पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सी हमारा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, सिंग्स हमारा वर्ब है। क्लियर है? और ये स्वीटली जो है ना, ये बता रहा है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बता रहा है कि इन विच मैनर एन एक्शन इज डन, ये बता रहा है कि किस तरीके से किसी एक्शन को किया जा रहा है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर में ये क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब हो जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या करना है आपको? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर देना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो इज। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि V1 और V5 को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब।
जिसमें से हम V1 को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। V2 को हम बोलते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और V3 को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। इसी को क्या बोलते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल। और आपसे पूछा क्या गया है कि इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, V3 क्या होगा, और फिर वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ध्यान रखना है आपको। ये मेरा वर्ब फॉर्म पे ऑलरेडी एक जो है वर्ब फॉर्म पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है ना। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ विविड। विविड शब्द का आपको सिनोनिम ढूंढना है, मतलब सिमिलर मीनिंग वाला। विविड का मतलब होता है कि क्लियर। क्लियर मतलब कोई एक ऐसी इमेज आपके माइंड में बन रही है पावरफुल एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो एकदम क्लियर हो इमेज, क्लियर है, उसको हम बोलते हैं विविड। अर्थात आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको क्लियर वर्ड। ठीक है ना। और डल जो है इसके अपोजिट के रूप में काम करेगा, डार्क भी अपोजिट, सैड भी अपोजिट के रूप में काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द फेमिनिन ऑफ बैचलर। आपको क्या करना है, इस वर्ड का जो एक्सप्रेस कर रहा है मैस्कुलिन जेंडर को, इसका आपको क्या करना है, फेमिनिन जेंडर का वर्ड ढूंढना है। क्लियर है। अब देखेंगे बैचलर का मतलब होता है कुआरा, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, और इसके लिए क्या करेंगे, कुआरी का यूज करेंगे हम। और उसके लिए क्या होता है, स्पिंस्टर। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, स्पिंस्टर होता क्यों है। इंग्लैंड में देखेंगे या पूरे यूरोप में देखेंगे कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी ना, उनसे क्या किया जाता था, उनको बुनवाया जाता था। ठीक है ना, स्पिनिंग किया करते थे वो, इसलिए उन लड़कियों को स्पिंस्टर बोला जाता था। जैसे आप वर्ड जानते होंगे यंग, और यंग लोगों को हम क्या बोलते हैं, यंगस्टर बोलते हैं। ठीक है ना, यंगस्टर। जो स्पीड फेंकने वाला, गेंद फेंकने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडस्टर। बात समझ में आ रही है, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। वही जो स्पिनिंग करने वाली लड़कियां होती थी, कुंवारी लड़कियां जो घर पे बैठ के स्पिनिंग का काम करती थी, उनको स्पिंस्टर बोला जाता है। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको ये बहुत ही मजेदार लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आपको इसमें क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। चलिए, कहता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। अब देखेंगे कि अगर ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है ना, मेरे समझ से ना दो पार्ट में गलती है। क्यों, सीनरी का तो सीनरीज होता नहीं है, एक तो गलती यहां है, और जैसे ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है, इस कारण से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अर्थात यहां पे जो है आपके सामने जो सेंटेंस है, इसके दो पार्ट्स में गलती है, अर्थात यहां पे आपको मार्क्स मिलना चाहिए। ये भी है और ये भी है। क्यों, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा ना, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे सीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, ठीक है ना, न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है ना, नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, नेचर हो गया, ये सब हमारे सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है। वहीं पे देखेंगे पिजेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, ये सब हमारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है नेक्स्ट हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि एक वर्ल्ड मास्टरपीस है। ठीक है ना। अब इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो हम सबको पता है कौन है भैया, वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनको कि 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज की प्राप्ति हुई थी। किसके लिए, तो यही गीतांजलि के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि गीतांजलि जो रचना है इनकी, ये मूलतः बंगाली में लिखी गई थी, और जब ये इंग्लैंड गए थे उस दौरे में क्या हो गया था, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और उसी ट्रांसलेशन वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक। आपको ये चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें से आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को चूज करना है जो बेस्ट बनाता हो इस सेंटेंस को। कहता है ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर। याद रखना है कि ये हमारा प्रिवेंट जो है वर्ड, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। क्यों, अब मतलब क्या होगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव करना है, ठीक है ना। अब देखेंगे किसका, ओकेजन वर्ड है। ओकेजन का स्पेलिंग होता है OCCASION। अब देखेंगे आपकी यह जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अर्थात ये आपका खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब जन शब्द एस से जब भी होगा तो SION होगा, TION से सन होता है, अर्थात ये तो ऑप्शन खत्म होगा, ठीक है ना। अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।